आज की वीडियो बुक आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पर है, जिसको दलाई लामा और हवर्ड कटलर ने लिखा है। दलाई लामा दुनिया के जाने माने स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो लोगों को खुश लाइफ देने के लिए गाइड करते हैं। वो पीस, गुडनेस, कंपैशन, काइंडनेस, जेनरसिटी और लव का सिंबल हैं, साथ ही जिनमें ग्रेट इंटेलिजेंस और अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। ये बुक हवर्ड कटलर ने लिखी है, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने कुछ दिन तक दलाई लामा के साथ इंटरव्यू लिया। कटलर ने दलाई लामा से कुछ क्वेश्चन पूछे और उनके खुद के इश्यू पर भी क्वेश्चन रेज किए। ये बुक दलाई लामा ने खुद के इनर पीस, कामनेस और हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया है उस पर बेस्ड है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। सभी के एग्जिस्टेंस का पर्पस हैप्पीनेस होता है, तो क्यों ना एक अनकंडीशनल हैप्पी मैन के रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिकल एडवाइस से खुद को इंस्पायर करें, जिनका नाम है दलाई लामा। हवर्ड ने इस बुक को 5 पार्ट्स में बांटा है। ये दलाई लामा के जनरल थॉट्स, इंसान की वार्मथ और कंपैशन की जरूरत और टाइम के साथ ह्यूमन वर्क को बेटर करने में जो परेशानियां आती हैं उस पर ध्यान न देना। ये किताब उन सब चीजों के बारे में है, इसलिए ये एक कम्प्रिहेंसिव मेडिटेशन है जो जनरल गाइड की तरह काम करती है कि कैसे इंसान को सभी के साथ जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे रिलेशन इम्प्रूव करने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी खुश रहने की एबिलिटी रखने वाले परफेक्ट एग्जाम्पल हैं दलाई लामा। गरीबी में पैदा होके वो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर की एस्टीम पोजीशन तक पहुँचे। 15 साल की उम्र में अपने देश से निकल गए और उन लोगों से उनका कट ऑफ हो गया जिनको उन्हें लीड करना था। इसके बावजूद उन्होंने सभी को कंफर्ट और नॉलेज देते हुए खुशी से ट्रैवल किया। दोस्तों, दलाई लामा के इस विजडम और लाइफ में हैप्पी रहने के सीक्रेट के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। पार्ट 1, द पर्पस ऑफ लाइफ। द राइट टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अधिकार होना। दलाई लामा के लिए लाइफ का रियल पर्पस हैप्पीनेस है और हम सब भी बेटर लाइफ को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हम इसको पा सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में हैप्पीनेस अभी भी ढूंढना एक कॉन्सेप्ट है जिसको ढूंढना मुश्किल है। ये एक मिस्ट्री ब्लेसिंग है जो आसमान से नीचे गिरी है। इन कंडीशंस में कैसे पॉसिबल है कि माइंड की एक्सरसाइज से आप हैप्पीनेस को पा सकते हो? दलाई लामा का आंसर सिंपल होते हुए भी कंफ्यूज करता है, क्योंकि उनके लिए हर चीज अपने दिमाग की एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। मतलब जो चीजें खुशी की तरफ ले जाती हैं, उनको उन चीजों से अलग रखना है जो दुख की तरफ ले जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम दुख वाली चीजों को खत्म कर लेते हैं और खुशी वाली चीजों को बढ़ा लेते हैं। ऑथर का मानना है कि लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस खुशी को ढूंढना है। ये तो क्लियर है कि कोई रिलीजन में बिलीव करता है, कोई नहीं करता। चाहे कोई किसी भी रिलीजन को मानता है, हम सभी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं। तो दलाई लामा के हिसाब से हर एक मोशन हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। उनका मानना है कि जो लोग खुश नहीं होते वो सेल्फ फोकस्ड, पीछे हटने वाले, आसानी से गुस्सा होने वाले और यहाँ तक कि अपोजिट हैं। दूसरी तरफ खुश लोग ज्यादा सोशल, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होते हैं। अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को अनहैप्पी लोगों से ज्यादा टॉलरेट करना जानते हैं। दलाई लामा हैप्पीनेस को एक ऑब्जेक्टिव की तरह देखते हैं। लोग खुशी पाने के लिए गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का सोर्स बाहर की चीजों से ज्यादा हमारी माइंड की सिचुएशन हैप्पीनेस डिटरमाइन करती है। बिना ये सोचे कि हमारे साथ क्या होता है, चाहे वो सक्सेस हो या ट्रेजेडी, इस प्रोसेस को एडॉप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी इंक्रीज होने के बाद एक्साइटमेंट और अच्छा मूड होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये एक्साइटमेंट फेड हो जाती है। इवन स्टडीज से ये पता चलता है कि हैप्पीनेस जेनेटिक पर ही डिपेंड करती है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि मेंटल फैक्टर्स पर काम करके हम अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। हैप्पी रहना या अनहैप्पी रहना शायद ही पूरी तरह हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सिचुएशन को लेकर हमारी परसेप्शन और जो हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड होने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। उन्होंने ये शेयर किया है कि वुमेन 32 साल की एज में रिटायर हो रही है जिनका हैप्पीनेस लेवल हाई है, लेकिन वो रिटायरमेंट से पहले ही अपनी हैप्पीनेस के लेवल पर वापस चली जाती हैं। इस स्टोरी के कंपैरिजन में एक आदमी को बताया जाता है वो HIV पॉजिटिव है, जो उसको हैप्पीनेस के लोअर लेवल पर ले जाता है।
लेकिन जल्दी ही वो लाइफ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है। बुक के ये 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं कि हैप्पीनेस बाहर के फैक्टर्स से ज्यादा माइंड की सिचुएशन से डिटरमाइन होती है। लाइफ में हाई होना जैसे लॉटरी जीतना, लाइफ में लो होना जैसे कैंसर का पता चलना, हम इवेंचुअली बेसलाइन लेवल पर वापस आ जाते हैं। ये बेसलाइन इस बुक में डिस्क्राइब की गई है कि हम लाइफ में चेंजिंग न्यूज पर कैसे रिएक्ट करते हैं, तब भी फिर से हमारी लाइफ बेसलाइन तक पहुंच जाएगी। ये बुक बताती है कि हम कैसे इनकम और सक्सेस को कंपेयर करते हैं जो अनहैप्पीनेस तक ले जाती है, लेकिन हमें इस बात का कंपैरिजन करने के लिए माइंड के इस सिचुएशन को फ्लिप करने की नीड है कि हमारे पास जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दलाई लामा के अकॉर्डिंग अगर आपने मन में नेगेटिव थॉट्स रखे हैं और आपके अंदर गुस्सा है तो ये आपकी हेल्थ खराब करता है। ये हैप्पीनेस को खराब करने का एक और फैक्टर है। हम हैप्पीनेस के बारे में माइंड में एक सर्टेन सिचुएशन को लेकर पैदा होते हैं, लेकिन हम हर मोमेंट में खुश होकर अपनी इस सोच को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सेल्फ वर्थ के जरिए ज्यादा खुशी ढूंढ सकते हैं। दलाई लामा के अकॉर्डिंग सेल्फ वर्थ अफेक्शन, कंपैशन और डिग्निटी का सोर्स है। द स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की स्पिरिट, कंपेयर करने की हमारी टेंडेंसी हमको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। लाइफ में सेटिस्फाइड होना हमारे कंपैरिजन पॉइंट पर डिपेंड करता है जिनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। दलाई लामा एक्सप्लेन करते हैं कि बुद्धिज्म में फुलफिलमेंट 4 फैक्टर्स पर बेस्ड है। इंडिविजुअल हैप्पीनेस को ढूंढने के ये 4 फैक्टर्स वेल्थ, मटेरियल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग है। वो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि एक अच्छी हेल्थ, मटेरियल कंफर्ट, फाइनेंशियल ईज, एक फ्रेंड सर्कल, अफेक्शन और ट्रस्ट का रिलेशनशिप लाइफ को एंजॉय करने और खुश रहने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन उनके लिए लाइफ को एंजॉय करना और पूरे तरीके से जीने का सीक्रेट है माइंड की सिचुएशन। अगर हम इनर डिसिप्लिन में लैक करते हैं जो पीस ऑफ माइंड देता है तो हम कभी खुशी को नहीं पा सकते। दूसरे हाथ पर अगर आपके पास मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं हैं जो आपको लगता है खुशी देंगी, लेकिन आपके पास इनर पीस है, तो कोई आपको ऐसी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता जो खुशियों से भरी होगी। हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर। यहाँ दलाई लामा हमारे साथ अपनी टिप्स शेयर करते हैं कि हैप्पीनेस और प्लेजर को सेम नहीं समझना चाहिए और डेंजरस प्लेजर से बचना चाहिए। हर किसी डिसीजन लेने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या इसमें मुझे खुशी मिलेगी। हमें ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सी चीज हमको हैप्पीनेस देगी या सिर्फ प्लेजर देगी। सेटिस्फैक्शन पाने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव एक्शंस पर डील करते समय हमको पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान रखना है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि कोई भी काम या ऑब्जेक्ट हमको हैप्पीनेस देगा या प्लेजर देगा। ट्रेनिंग द माइंड फॉर हैप्पीनेस, माइंड को हैप्पीनेस के लिए ट्रेन करना। यहाँ ऑथर कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप सीखना है कि अपने थॉट्स और इमोशन को पहचानना, जिससे आपको ये समझ आए कि कौन सा थॉट बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है। ऑथर का कहना है कि आप ऐसी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि वो अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है। द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, हमारा माइंड हजारों थॉट्स और स्टेट ऑफ माइंड को कैरी करता है। उनमें से कुछ बहुत काम के होते हैं जिन्हें यूज और मेंटेन करना चाहिए, बाकी थॉट्स नेगेटिव होते हैं जिनको रिमूव करना चाहिए। रोड टू हैप्पीनेस का पहला कदम है ये सीखना कि नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। मेंटल डिसिप्लिन, हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए एक पॉजिटिव मेंटल स्टेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना चाहिए। अगर रेसिपी इतनी सिंपल है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि चेंजेस टाइम लेते हैं और ये एक जेन्युइन लर्निंग प्रोसेस है। रिक्लेमिंग आवर इनर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, हमारी अंदर की नेचुरल हैप्पीनेस को दोबारा पाना। खुश रहने की एबिलिटी सभी के नेचर में होती है। हैप्पीनेस लव, अफेक्शन, क्लोजनेस और कंपैशन के थ्रू आती है। न सिर्फ ह्यूमंस में खुश रहने की कैपेसिटी है, बल्कि दलाई लामा का मानना है कि सभी ह्यूमंस में एक नेचुरल जेंटल क्वालिटी होती है। दलाई लामा इसको बुद्धा नेचर कहते हैं, जो बुद्धिस्ट थॉट से आया है। मतलब जेंटलनेस सिर्फ रिलीजन से इफेक्ट नहीं होती, बल्कि डेली लाइफ से भी इफेक्ट होती है। जेंटलनेस के साथ एग्रेशन आता है, जबकि लोगों का मानना है एग्रेशन सबसे रूल करने वाला बिहेवियर है। लेकिन दलाई लामा का कहना है कि एंगर, वायलेंस, एग्रेशन बढ़ता है, लेकिन वो सेकेंडरी लेवल पर होता है। मतलब ये तब बढ़ता है जब हम लव और अफेक्शन को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। अग्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन हमारा बेसिक नेचर जेंटलनेस ही है। दूसरों की हेल्प करना हमारा फंडामेंटल नेचर है। इससे पता चलता है कि ह्यूमंस दूसरों की हेल्प करने के लिए और उनको खुशियां देने के लिए प्रोग्राम्ड हैं।
दूसरों के साथ और खुद के साथ शांति बनाए रखना ही हैप्पीनेस है और इस हैप्पीनेस को मेडिटेशन और दूसरों को सर्व करके पाया जा सकता है। दलाई लामा का कहना है कि टेंशन क्रिएट करना पर्पस नहीं है बल्कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। ये हमारी लाइफ को मीनिंग देता है जिससे ओवरऑल हैप्पीनेस मिलती है। ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्लोजनेस और कंपैशन के थ्रू ढूंढ सकते हैं। मेडिटेशन ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ के पर्पस पर ध्यान देना। हमें खुद के डिसीजन लेने में ये बात याद रखनी होगी कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा है और हमें खुद से चेक करना चाहिए और पूछना चाहिए कि जितना टाइम हमें अलॉट हुआ है उसका हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं। हर एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फ्यूचर कोई गारंटी नहीं देता फिर भी हमारी डेली एग्जिस्टेंस में एक होप होती है। ये हमारी होप पर डिपेंड करता है जो हम फ्यूचर के लिए बिल्ड करते हैं। हमको सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें जेन्युइनली वैल्यू करती हैं, क्या चीज हमारी जिंदगी को मीनिंग देती है और हमको प्रॉपरली अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा अरेंज करना चाहिए। पार्ट 2, ह्यूमन वार्मथ एंड कंपैशन, ह्यूमन की वार्मथ और कंपैशन, अ न्यू मॉडल फॉर इंटीमेसी। दलाई लामा कहते हैं कि कंपैशन और इंटीमेसी दो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं जो एक इंसान अचीव कर सकता है। इन इमोशंस को पूरी तरह से अपने अंदर ढूंढ पाना पॉसिबल है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों में कंपैशन और इंटीमेसी को सर्च कर रहे हैं। किसी दूसरे को अप्रोच करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की नीड है और एक ओपन और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की नीड है। दूसरे के साथ ओपन और फ्रेंडली होने से कंपैशनेट होने में हेल्प मिलती है। ये इंटीमेसी मॉडल दूसरों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स और इवन स्ट्रेंजर्स के साथ ओपन होने की विलिंगनेस पर बेस्ड है। जब हम खुद को अपने आसपास की दुनिया में ओपन करते हैं तो ये किसी न्यू पर्सन के साथ स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है या किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करता है जो हमारे पास ऑलरेडी है। एक्सपेंडिंग आवर डेफिनेशन ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेशन की डेफिनेशन को एक्सपैंड करना। दूसरों से अलग होने का डर ह्यूमैनिटी का सबसे डीप फियर है। रिसर्चर ने ये डिस्कवर किया है कि जिन इंडिविजुअल्स के आसपास लोग होते हैं वो सिंपैथी और अफेक्शन पाते हैं, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स में ज्यादा सर्वाइव करते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। इंटीमेसी फिजिकल और मोरल दोनों को ठीक रखती है। दलाई लामा के लिए इंटीमेसी हैप्पीनेस का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। डीपनिंग आवर कनेक्शन टू अदर्स, दूसरों के साथ अपना रिलेशन और भी गहरा करना। हावर्ड दलाई लामा से लोगों के बीच रिलेशनशिप और कनेक्शन के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दूसरों से कनेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव और मीनिंगफुल तरीका क्या है। दलाई लामा कहते हैं कि यहाँ सभी प्रॉब्लम्स का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। दलाई लामा ये बिलीव करते हैं कि एम्पैथी एक ऐसी चाबी है जो लोगों को कनेक्शन में ज्यादा वार्मथ और कंपैशन लाती है। वो सोचते हैं कि दूसरों की जगह पर खुद को रख कर देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी देखना कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। कंपैशन शो करने के लिए दूसरों के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दलाई लामा सिर्फ दूसरों की केयर करना रेफर नहीं करते बल्कि वो रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं और उनको दो तरीकों से एक दूसरे से अलग बताते हैं। पहला, जब आप किसी के साथ वेल्थ, पावर और पोजीशन की वजह से रहते हैं और जब ये सब चीजें खो जाती हैं तो एक रिलेशनशिप नॉर्मली खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका इंसान की सच्ची और स्पिरिचुअल फीलिंग्स पर बेस्ड होता है। दलाई लामा ने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में भी बात की है कि बिना रिस्पेक्ट के सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ एक टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन होती है। दूसरे लोगों के साथ सिंपैथी दिखाने की बेस्ट अप्रोच है उनके साथ बेसिक कॉमन पॉइंट शेयर करना, उस एनवायरनमेंट को समझना जिसमें हम इंसान से मिले हैं और इंसान के पास को समझना। ओपन माइंड और ऑनेस्टी यूजफुल क्वालिटीज होती हैं। क्लैरिफाई द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की फाउंडेशंस को क्लियर करना। जब हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं तो पहला स्टेप रिलेशनशिप के नेचर पर फोकस करने की नीड होती है कि वो किस चीज पर बेस्ड है। यहाँ बहुत तरीके से रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप पावर और सक्सेस पर बेस्ड होती है। फ्रेंडशिप तब तक ही रहती है जब तक वेल्थ और सोशल पोजीशन कंटिन्यू रहती है। ऑथेंटिक फ्रेंडशिप अफेक्शन और जेन्युइन इमोशन पर बेस्ड होती है। ये एक इंसान के जेन्युइन इमोशंस, पास रहने की फीलिंग्स जो शेयरिंग और कम्युनिकेशन को आपस में जोड़ती है। अगर आप रियल में एक रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं तो इसका सबसे बेस्ट वे है दूसरे इंसान के नेचर को पहचानना होता है और उसके साथ रेपो बिल्ड करना होता है।
द वैल्यू एंड बेनिफिट्स ऑफ कंपैशन, कंपैशन की वैल्यू और फायदे। कंपैशन को डिफाइन करना। दलाई लामा ने कंपैशन को नॉन वायलेंट, नॉन हार्म और नॉन एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड की तरह डिफाइन किया है। कंपैशन की फीलिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कंपैशन अटैचमेंट से जुड़ा होता है। खाली इस तरीके का कंपैशन यूज करना अनफेयर और अनस्टेबल होता है, जो ऐसे इमोशनल अटैचमेंट को जन्म देता है जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। दूसरे कंपैशन जेन्युइन होते हैं, जो अपने मेंटल प्रोजेक्शन पर बेस्ड ना होकर दूसरों के फंडामेंटल राइट पर बेस्ड होते हैं। दूसरों का दर्द समझना और उनको एक्सेप्ट करने से इंसान के साथ कनेक्ट बनता है और दूसरों तक पहुंचने की विल देता है। खुद जब ऐसे राइट्स के साथ जुड़े होते हैं तो लव कंपैशन जनरेट होता है। जेन्युइन कंपैशन का यूज करने से स्पेशल कनेक्शन बनता है, जो आप अटैचमेंट से, कंपैशन से अचीव नहीं कर सकते। पार्ट 3, ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग्स, फेसिंग सफरिंग, चैलेंजेस और बीमारी को फेस करना। दलाई लामा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी वजह से दुखी हैं। इसलिए उनका कहना है कि हमको अपनी लाइफ में कुछ भी बुरा जैसे डेथ और ऐसे ही ट्रॉमेटिक पेन होने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आप खुद को प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स पर सभी को ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। हालांकि अगर उस सिचुएशन को नेचुरली देखें तो आप लाइफ खुशी से जी सकते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको फेस करते हैं तो आप अपने बैड टाइम से जल्दी ओवरकम कर लेंगे, बजाय कि सिर्फ ये कहते रहना कि सब ठीक है। कोई भी दर्द से बच नहीं सकता, ये तो लाइफ का पार्ट होता है। इसके अलावा पेन, सफरिंग, डिससेटिस्फैक्शन का रीजन कॉमन है, जबकि कंपैरिजन करें तो जॉय और हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। जितनी जल्दी आप अपनी सफरिंग को फेस कर लेते हो, आप खुद को उस प्रॉब्लम की डेप्थ और नेचर समझने में लगा लेते हो। प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बजाय उनका सामना करना चाहिए। खुद को सफरिंग से बचाना पॉसिबल है। कॉज को रिमूव करने से हम फ्री हो जाते हैं। बुद्धिस्ट सोच के अकॉर्डिंग इग्नोरेंस, क्रेविंग और हेट ही सफरिंग का रीजन है। लेकिन कोई बड़े लॉस से कैसे डील कर सकता है, जैसे कि अपने बच्चों को खो देना। अपने लव्ड वंस जिनको आपने खो दिया है, उनको याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करके रखना। इंसान को याद करने के लिए जरूरी है उसकी विशेष को पूरा करना। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने सेम लॉस या उससे भी बड़ा लॉस अपनी जिंदगी में देखा है। इससे आपको बेटर फील होगा और आप कम आइसोलेटेड फील करेंगे। सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग्स, खुद से क्रिएट की गई सफरिंग्स। दलाई लामा का कहना है कि कुछ सफरिंग नेचुरल होती हैं और कुछ सेल्फ मेड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम सफरिंग को कैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यही लाइफ का एक पार्ट है। जैसे खुद एक विक्टिम बन जाते हैं और दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करते हैं। ये सब चीजें ही लाइफ को खराब करती हैं। ऑथर दलाई लामा से पूछते हैं कि हम अपनी लाइफ में सफरिंग को कैसे बढ़ावा देते हैं, तो दलाई लामा आंसर करते हैं कि हम कई तरीकों से अपनी खुद की सफरिंग बढ़ा लेते हैं। ऑल्दो जनरली हमको मेंटल और इमोशंस फीलिंग्स नेचुरली आती हैं और हमारा खुद का नेगेटिव इमोशंस के साथ अलाइनमेंट उन्हें और भी ज्यादा बेकार बना देता है। ऑनेस्टी से खुद की गलतियों को रिकॉग्नाइज करना, जिससे आप खुद को और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करें। चेंज होने से खुद को रोकना। हमें गिल्ट तब होती है जब हम गलती करते हैं और जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और खुद को ये सोचकर टॉर्चर करते हैं कि वो प्रॉब्लम परमानेंट रहेंगी। लाइफ का मतलब है चेंज। इस फैक्ट को हम जितना ज्यादा मानने से इनकार करते हैं, उतना ही हम नेचुरल चेंजेस को होने से रोकते हैं और अपनी सफरिंग्स बढ़ाते हैं। ये मानना कि चेंजेस जरूरी हैं, ये हमारी लाइफ को आसान बना देगा। शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी। अपने विजन को शिफ्ट करने की प्रैक्टिस से हम कुछ अच्छे और कुछ बुरे एक्सपीरियंस एक्वायर करेंगे। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर इवेंट्स के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। छोटे से ऑब्स्टेकल से भी हमारा विजन हिल जाता है और सारा ध्यान कंसर्न्स पर चला जाता है। हमको ये एडमिट करना होगा कि हमारी नेगेटिव विजन हमारे खुद के मेंटल सिचुएशन से होता है, न कि खुद के नेचर से होता है। अपने एनिमी को अलग तरीके से देखना। एनिमी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लव और कंपैशन को पूरी तरह से पाने के लिए पेशेंस और टॉलरेंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए हमें दुश्मन की नफरत को अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, जिससे खुद का पेशेंस और टॉलरेंस मजबूत हो जाए, और एनिमीज को ढंग से ट्रीट करना, क्योंकि वो हमको मैच्योर होने की अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है।
फ्लेक्सिबल माइंड, माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी चेंज के पर्सपेक्टिव को, हमारे विजन और हमारे न्यू पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए नरिश करता है। हमेशा अपने माइंड को ओपन रखें, ये हमें यूनिवर्स को हैप्पीनेस से देखने की एबिलिटी देता है और हमारी छोटी सी दुनिया लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, इसके बीच डिफरेंस सिखाती है। फ्लेक्सिबल माइंड की इंपॉर्टेंस, माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की एबिलिटी का आपस में म्यूचुअल रिलेशन होता है। एक फ्लेक्सिबल माइंड प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से एड्रेस करता है। एवोल्यूशन प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा चेंजेस को अडॉप्ट कर पाया वही सरवाइव कर पाया है। आजकल की लाइफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से भरी है जो अचानक से आते हैं और वायलेंट होते हैं। फाइंडिंग मीनिंग इन पेन एंड सफरिंग्स, पेन और सफरिंग में मीनिंग ढूंढना, सफरिंग में मीनिंग ढूंढना डार्केस्ट प्रॉब्लम को डील करने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये इजी नहीं है। जब सब गलत होता है तब हम कहते हैं कि मैं ही क्यों। तभी हमें सफरिंग में छुपी हुई सेंस को देखना चाहिए जब सब अच्छा जा रहा होता है। इसलिए हमारे पास बेनिफिट लेने के बेस्ट पॉसिबल चांसेस होते हैं। सफरिंग हमको मजबूत और टफ बनाती है। फिजिकल पेन को फेस करना, पेन एक रिमार्केबल, कॉम्प्लेक्स और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हमको बॉडी में होने वाले डैमेज प्रोटेक्ट करता है। मेंटल पोस्चर पेन को देखने और सहने की एबिलिटी को इफेक्ट करता है। हम अपने पेन को सफरिंग में मेंटली कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें ये डिफरेंस करना होगा कि पेन की वजह से है या सिंपली हमारे सोचने की वजह से। फियर, एंगर, गिल्ट, लोनलीनेस, डेस्पेयर इमोशनल रिएक्शन होते हैं जो पेन को बढ़ा देते हैं। पार्ट 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, चेंज को लाना। जब दलाई लामा से पूछा कि नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में शिफ्ट करने के लिए कौन सी अप्रोच चाहिए, इसमें दलाई लामा ने रिप्लाई किया, खुद में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए क्या सिर्फ लर्निंग फर्स्ट स्टेप है? यहाँ अलग फैक्टर भी हैं जैसे कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, एक्शन और एफर्ट। तो अगला स्टेप कन्विक्शन को डेवलप करना है। लर्निंग और एजुकेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चेंज होने की कन्विक्शन में हेल्प करता है और एक इंसान की कमिटमेंट को बढ़ाता है। ये कन्विक्शन फिर डिटर्मिनेशन में चेंज होती है, उसके बाद डिटर्मिनेशन एक्शन में बदल जाती है। यही फाइनल एफर्ट क्रिटिकल होता है। दलाई लामा के अकॉर्डिंग चेंजेस का प्रोसेस कुछ स्टेप्स के थ्रू चलता है जैसे लर्निंग, डिटर्मिनेशन, एक्शन और एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग क्विट का ट्राई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग से होने वाले बुरे और हार्मफुल इफेक्ट को पता होना जरूरी है। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट को पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना होगा जब तक आपको स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में कन्विक्शन ना हो। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी की एलिमेंट है और ये इनक्रेडिबल एनर्जी दे सकता है। भले ही हम ये रियलाइज कर लें कि हर मोमेंट प्रीशियस है और टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए, तब भी हम लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सब लोगों को चीजों को सर्टेन तरीके से करने की आदत है, उस तरीके से जो हमको पसंद है, जो हमको पता है, क्योंकि हम सब बहुत पैम्पर्ड हैं। सक्सेस होने के लिए हमें एफर्ट्स कम नहीं करने चाहिए। ये चीज समझनी चाहिए कि चेंजेस रातों रात नहीं होते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिव इमोशन जैसे हेट, एंगर और एनवी सब ह्यूमन के नेचुरल पार्ट्स हैं, इसलिए हमारी मेंटल स्टेट को चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। दलाई लामा यहाँ एकदम क्लियर है कि वो लोग गलत हैं। ह्यूमन बीइंग का जन्म इग्नोरेंस की परफेक्ट नेचुरल स्टेट में हुआ है और जैसे हम ग्रो हुए हैं, लर्निंग और एजुकेशन का थैंक कि हम इग्नोरेंस को पीछे छोड़ने और नॉलेज को पाने के लायक हैं। डीलिंग विद एंगर एंड हेट्रेड, गुस्से और हेट को डील करना। सभी नेगेटिव पॉइंट्स हैप्पीनेस के लिए बैरियर होती हैं। कंपैशन और दूसरों की हेल्प करने वाले लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर एंगर और दुश्मनी होती है। वो बीमारी बन सकती है, स्टडीज के हिसाब से डेथ भी हो सकती है और कामनेस खत्म हो जाती है। यहाँ 2 तरह के एंगर होते हैं। पहला वाला एंगर किसी पर्टिकुलर और स्पेशल मोटिवेशन की वजह से हो सकता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है। एक तरह की एनर्जी क्रिएट करके ये हमको बिना किसी डिले के एक्ट करने के लिए फोर्स कर सकता है, लेकिन ये ब्लाइंड एनर्जी है जिसका आउटकम अनसर्टेन है। वो डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव कुछ भी हो सकता है। ये जो जर्नल नाराजगी और नफरत की ओर ले जाता है, इससे पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता। हेट कुछ भी बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं करता।
एंगर और हेट को इरेज करना ही सिर्फ इनफ नहीं है, हमें पेशेंस और टॉलरेंस को भी एक्टिवली बढ़ाना होगा। ऐसे नेगेटिव इमोशन से लड़ने के लिए एंथुजियाज्म और स्ट्रॉन्ग डिजायर की जरूरत होती है। हेट एक इंडिविजुअल को रिपल्सिव बनाता है और फिजिकली भी वो इंसान डिफॉर्म्ड और अगली दिखने लगता है। हेट से नीड भाग जाती है, खाना कम हो जाता है और टेंशन बढ़ती है। हेट से सिर्फ डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए उसको खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस वेस्टर्न वर्ल्ड में खुद के गलत होने पर पेशेंस और टॉलरेंस से रिएक्ट करना वीक समझा जाता है। दलाई लामा का कहना है कि इस तरीके से रिएक्ट करना एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन माइंड का सिंबल है। इम्पेशेंट होना जरूरी नहीं कि बुरा होता है, ये एक्शन को एनकरेज करता है ताकि काम हो सके। ज्यादा पेशेंस भी आपको स्लो डाउन करेगा। डीलिंग विद एंजाइटी एंड बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। एंजाइटी को डील करना और सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना। ह्यूमन ब्रेन एक एलाबोरेट सिस्टम से भरा होता है जिसमें फियर और वरी ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं। हमें पता चल जाता है हम जब डेंजर को फेस करते हैं, लेकिन ज्यादा चिंता और एंजाइटी आपके ऊपर मेंटली और फिजिकली बुरा इफेक्ट करते हैं। एंजाइटी जजमेंट को बिगाड़ सकती है, चिड़चिड़ेपन को बढ़ाती है और इफेक्टिवनेस को रोकती है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी बढ़ाती है। एंजाइटी के होने पर दलाई लामा ने कुछ थॉट्स बताए हैं। अगर सिचुएशन और प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिंता करने से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। अगर कोई तरीका नहीं निकलता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऑनेस्टी बैड ओपिनियंस को मारती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होने से हम अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, ये इजी नहीं है। ये कहना कि जनरली सेल्फ सेटिस्फैक्शन और एरोगेंस में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जब हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। उन सभी डिसिप्लिन के बारे में सोचना जिनकी आपको नॉलेज नहीं है, उन सब एरियाज को समझना जो आपने इग्नोर किए हैं, और उसके लिए आप खुद पर कम प्राउड करेंगे। जितने आप ऑनेस्ट होते हैं उतने ही आप ओपन होंगे और उतना आपको कम डर लगेगा, क्योंकि ये सोचकर कि दूसरों की आंखों में आपकी क्या इमेज बन रही है, इसकी कभी एंजाइटी फील नहीं होगी। आपका खुद की सेल्फ वर्थ की कॉन्शियसनेस को डाउट और कम सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़ने का हथियार बनाया जा सकता है। जिन लोगों के पास अपनी एक्यूरेट और रियल पिक्चर होती है वो खुद को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। पार्ट 5, क्लोजिंग रिफ्लेक्शन ऑन लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ, बेसिक स्पिरिचुअल वैल्यूज। यहाँ दलाई लामा अपनी लाइफ की डेफिनेशन को फाइनल टच देते हैं, जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि फेथ हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता है, और जिन लोगों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज है और फेथ है तो कंफर्म है कि वो नास्तिकों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। दलाई लामा ने सेकंड लेवल की स्पिरिचुअलिटी को समझा है, जो पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है एलिमेंट्री स्पिरिचुअलिटी। ये इंसान की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, गुडनेस, काइंडनेस, कंपैशन और दूसरे के लिए कंसर्न रहना। सच्ची स्पिरिचुअलिटी एक मेंटल एटीट्यूड है जो हम किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा किसी को इंसल्ट करने का मन है तो हमको इससे बचना चाहिए और ऐसा करने से खुद को रोकना चाहिए। सेम वे, अगर अपना काम लूज करने ही वाले हैं तो हमको अटेंटिव होकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है। इंटरनल डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिक है और ये हैप्पीनेस को ढूंढने का मेथड है। इंटरनल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने में मेडिटेशन इंक्लूड है, जो स्टेबिलिटी ऑफर करती है और आप शांति की स्टेज अचीव करते हैं। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हैप्पीनेस के रूल का एक क्लियर, इवन समटाइम रिपीटेटिव तरीके से प्रेजेंट करता है। दलाई लामा हमको हैप्पीनेस की सिंपल रेसिपी ऑफर करते हैं। अपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करना और नेगेटिव इमोशंस को रिमूव करना। अपने माइंड को गुडनेस, काइंडनेस, कंपैशन और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट की एक्सरसाइज करके हम हैप्पीनेस की फाउंडेशन ढूंढ लेते हैं। ये बुक हमें अपने डिसीजन को चेंज करने और अपनी न्यू लाइफ सेट करने के लिए गाइड करती है। हैप्पीनेस एक आर्ट है जिसको हम अपने ओपन माइंड के थ्रू डेली डेवलप करते हैं, और यही दलाई लामा हमको इस बुक में सिखा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें।